नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आकाश टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज का मेरा वीडियो 50 पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक 12th का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 50 पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सारा सवाल आप लोग को 12th पॉलिटेक्निक और IITI पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जैसी तैयारी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, खास करके पॉलिटेक्निक और 12th एग्जाम के लिए। तो चलिए पहला प्रश्न को देख लेते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। दोस्तों अगर हमारे आकाश टेक्निकल ग्रुप यानी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़कर रोज़ 7 बजे आप लोग को सेट चलता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 2 में आप लोग का जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। तो जल तथा कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, दोस्तों जब भी पूछे सापेक्ष अपवर्तनांक को तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है 4/3 गुने 3/2 दिया गया है ना, वो वाला लिखना है और तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करना है। तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 यानी 8/9 जो आ जाएगा और आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 3 नंबर डिस्कस करने के पहले दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो 3 नंबर प्रश्न है आप लोग का, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। दोस्तों जब भी देखते होंगे आप लोग तालाब की तरह तो कुछ का तली जो है कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तालाब की जो तली है कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर मेरा पुराना वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप देख सकते हैं मेरा पुराना वीडियो। तो 4 नंबर में आप लोग का, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। दोस्तों पानी के अंदर वायु का बुलबुला किसके कारण चमकता दिखाई देता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 5 में आप लोग का, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में आपतन कोण होता है। दोस्तों क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में आपतन कोण होता है तो 90 डिग्री होता है, यानी सघन माध्यम विरल माध्यम में अपवर्तनांक कितना होता है तो 90 डिग्री होता है। दोस्तों ये सवाल जो है 12th में 4 बार पूछ चुका है और पॉलिटेक्निक में अभी एक ही बार पूछा है, तो आने की संभावना है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। तो 6 में आप लोग का, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होता है जबकि किरण जाती है। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होता है जबकि किरण किस तरफ जाती है तो कांच से पानी में जाती है, तो वह दोस्तों क्रांतिक कोण अधिकतम होती है। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रोज़ मैं नया नया वीडियो लेकर आते रहता हूं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो साथ में आप लोग का, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। दोस्तों किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है, अवतल दर्पण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है और समतल दर्पण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। तीनों दर्पण द्वारा प्राप्त करते हैं वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, यानी 3 दर्पण अवतल उत्तल और समतल दर्पण द्वारा प्राप्त करते हैं। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 8 में आप लोग का, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण में बनता है, तो अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मैं शॉर्ट आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग को जो क्वेश्चन है वो जल्दी से याद हो सके और आप लोग कॉपी पे नोट करते जाएं। तो बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद परस्पर समानांतर हो सकती है। दोस्तों बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद यानी टकराने के बाद समानांतर हो सकती है, तो उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के समानांतर हो सकती है। यानी दोस्तों जब भी प्रकाश टकराएगी तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के समानांतर हो सकती है। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 12th बोर्ड एग्जाम में अभी तक लगभग 2 बार पूछ चुका है। एक पिन छेद कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों एक पिन छेद कैमरा जो है अब प्रकाश के रेखीय प्रसर पर सिद्धांत पर काम करता है। एक पिन छेद कैमरा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश की रेखीय प्रसारण पर। चलिए 11 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 11 में आप लोग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है। दोस्तों जब एक माध्यम से प्रकाश चलती है तो दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश मुड़ जाती है, तो किरण को मुड़ने को क्या कहते हैं? तो किरण के मुड़ने को अपवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों ये डायरेक्ट जो आप लोग का है वो अपवर्तन का डिफिनेशन है। जब कहेगा कि अपवर्तन क्या है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो इस मुड़ने की घटना को आप क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए 12 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 12 में आप लोग का लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक 2 होता है, लेकिन यहाँ पर केवल डायोप्टर दिया गया, तो डायोप्टर मारेंगे और मीटर इनवर्स दिया रहेगा, जहाँ पे मीटर इनवर्स मारेंगे। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का अधिकतर बात पूछता है तो डायोप्टर ही रहता है। चलिए 13 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 13 में आप लोग का कांच के एक अवतल लेंस को जल में डालने पर डूब जाता है, तो यह हो जाता है। दोस्तों जब कांच के एक उत्तल लेंस को जल में डालते हैं तो यह हो जाता है कम अपसारी हो जाता है। दोस्तों जब भी कांच में डालेंगे तो कम अपसारी यानी कम इफेक्टिव होगा। चलिए 14 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस है। दोस्तों दो उत्तल लेंस को जब परस्पर संपर्क में रखेंगे तो समतुल्य लेंस कौन होगा? तो उत्तल लेंस जो होगा वो समतुल्य लेंस होगा। दोस्तों यहाँ पर सेंस लिखा गया है, यहाँ पर लेंस होना चाहिए, तो उत्तल लेंस जो होगा वह समतुल्य होगा। चलिए 15 नंबर भी देख लें। तो 15 में आप लोग का प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो दोस्तों प्रकाश की किरणें जब भी गमन करेंगी तो सीधी रेखा में गमन करेगी, यानी प्रकाश की किरण जब भी गमन करेगी तो कौन सी रेखा में गमन करेगी? तो सीधी रेखा में प्रकाश की गमन करती है। चलिए 16 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 16 में आप लोग का प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जब भी न्यूनतम होगा तो कांच में सबसे न्यूनतम होगा, निर्वात में सबसे अधिक होगा। चलिए 17 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 17 में आप लोग का मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। दोस्तों मोटर गाड़ी के जब चलाता है तो उसके चालक के सामने कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के चालक के साइड मिरर के रूप में करते हैं। दोस्तों 18 नंबर में आप लोग का मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों ये आगे वाला शीशा जो होता है जिससे आप लोग बॉल भरता है, उसके मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग मोटर गाड़ी की हेडलाइट में करते हैं। चलिए 19 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 19 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। चलिए 20 नंबर पर इसकी ओर देख लेते हैं। तो 20 नंबर दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह बार दो बार क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो आप लोग तो जानते होंगे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर और मीटर इनवर्स होता है। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। तो 21 में आप लोग का प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। दोस्तों प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। प्रकाश के जो किरणें दर्शाता है उसको किरण आरेख कहते हैं। चलिए 22 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 22 में आप लोग का दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकांसर को होती है। तो दोस्तों दो डायोप्टर यानी P बराबर दिया गया है, दो डायोप्टर उसका लेंस की क्षमता का फोकांसर क्या होगी? तो दोस्तों F बराबर होता है 1/P, यानी जब भी सेंटीमीटर में निकालना रहेगा तो 100 से भागा देंगे, यानी 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में निकालना रहे तो 100 से भागा देंगे, और मीटर में निकालना रहेगा तो डायरेक्ट 1/2 करके 0.5 ला देते हैं। चलिए 23 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर में आप लोग का किसी उत्तल लेंस की फोकांसर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। दोस्तों आवर में पूछा है कि F बराबर दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो दोस्तों P बराबर पूछ रहा है, तो P बराबर कितना होता है? तो 1/F होता है। तो 100 दोस्तों 50 करेंगे तो आप लोग का दो डायोप्टर आ जाएगा। दोस्तों ये फार्मूला जो है P बराबर 1/F, F बराबर 1/P, ये आप लोग याद कर लें। तो चलिए 24 नंबर पर उसके बढ़ते हैं।
तो 24 में आप लोग का प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश की किरणें के जो समूह होता है उसको किरण पुंज कहते हैं। चलिए 25 को देख लेते तो 25 में आप लोग का उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो धनात्मक होती है उत्तल लेंस की क्षमता। चलिए 26 नंबर पर उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो 26 में आप लोग का अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। तो 27 में आप लोग का उत्तल लेंस के क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी सारे लेंस को उत्तल लेंस के भी नाम से जाना जाता है। चलिए 27 नंबर पर उसके बढ़ते हैं। तो 27 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अवतल लेंस को कहते हैं दोस्तों। अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो अपसारी लेंस के नाम से अवतल लेंस को भी जाना जाता है। यानी अपसारी लेंस को और अवतल लेंस को एक ही होता है। चलिए 29 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 29 में आप लोग का निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? दोस्तों निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी जो है लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए 30 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 30 में आप लोग का किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है अवतल दर्पण से। चलिए 31 नंबर को देख लेते हैं। तो 31 में आप लोग का किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है अवतल दर्पण से, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है अवतल दर्पण से। चलिए 32 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 32 में आप लोग का प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के पूछेगा कितना नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। चलिए 33 में देख लेते हैं। तो 33 में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो दोस्तों जब भी प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। दोस्तों हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। चलिए 34 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 34 में आप लोग का फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। यानी फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो फोटोग्राफी कैमरा में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी कैमरा में। चलिए 35 को देख लेते हैं। तो 35 में आप लोग का साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में भी करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग। चलिए 36 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। और 36 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दोस्तों ए बराबर होता है r/2। यानी r बराबर कितना होगा? तो f/2। तो दोस्तों f/2 हो जाएगा तो 10/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। ये भी दोस्तों आप लोग फार्मूला नोट कर लें। चलिए 37 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 37 में आप लोग का निर्गत किरण पुंज एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। दोस्तों निर्गत किरण पुंज एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को। चलिए 38 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 38 में आप लोग का एक सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग एक सरल सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। चलिए 39 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस के द्वारा। चलिए 40 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 40 में आप लोग का प्रकाश के परिवर्तन के नियम निर्धारित है। दोस्तों परिवर्तन के नियम होता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर, यानी sin I की जगह और sin R की जगह जो बराबर होती है अपरिवर्तन के नियम में बराबर होती है। चलिए 41 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 41 में आप लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होगा तो सीधा होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए 42 नंबर पर इसको देख लेते हैं। तो 42 में आप लोग का लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो 2 होती है, यानी f1 होती है और f2 होती है लेंस के मुख्य फोकस की, ये 2 फोकस। चलिए 43 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 43 में आप लोग का सर्च लाइट का परिवर्तक होता है। दोस्तों सर्च लाइट का परिवर्तक कैसा होता है? तो अवतल दर्पण के भांति सर्च लाइट का परिवर्तक होता है। चलिए 44 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 44 में आप लोग का दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। चलिए 45 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 45 में आप लोग का
कांच से हवा में जाते हुए प्रकाश का क्रांति कौन महत्तम होगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मिट गया है, इस कारण से मैं बोल दे रहा हूँ कांच से हवा में जाते हुए प्रकाश का क्रांति कौन महत्तम होता है, तो लाल रंग में महत्तम होता है। दोस्तों आज बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।